So today's topic is heat and energy. Is this chapter coming for revision test? No, sir, only upthrust and fluids. Great. For I think Mahant it is coming in his school. Yes, Yeah. So let's finish it. Anyways, we have to finish it later also. Sir, Yeah. this is odd, right? They both are Ryan, but different syllabus for Yeah. different areas. Very odd. It's different management maybe. I don't know why, So, but do they have both? Do they have heat and energy and upthrust? yes, they have. You have both, right, Mahant? Two chapters, right, for revision test. yes, sir. Yeah. Mahant, your mic has improved a lot. एकदम clear आ रही है आवाज. सर Sorry. आज लैपटॉप से कर रहा हूँ. अभी फिर से गया. It's okay. It's okay. चलो, let's start the chapter. It's a very simple theory based chapter. इसमें न्यूमेरिकल्स बिल्कुल भी नहीं है. कुछ भी न्यूमेरिकल्स नहीं. सिर्फ कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो समझने हैं, कुछ डेफिनेशंस है जो लर्न करनी है, डिफरेंसेस है, राइट? तो थियरी बेस्ड चैप्टर है, बहुत ही छोटा सा अच्छा सा चैप्टर है. तो 2 दिन में इसको खत्म करने की कोशिश करेंगे हम लोग. ठीक है. अब हम लोग इसको कैसे करेंगे? सी आई ऑलरेडी हैव अ वीडियो विच आई डिड नॉट टेल यू टू वॉच. ठीक है, बट यू कैन वॉच. तुम्हें अगर चाहिए तो तुम देख सकते हो, जहां पे मैंने पैराग्राफ बाय पैराग्राफ एक्सप्लेन किया है. टुडे आई वांट टू एक्सप्लेन दिस चैप्टर इन अ वे दैट हम लोग क्या करेंगे, ये जो उसकी एक्सरसाइज है उसके एक एक क्वेश्चंस उठाएंगे. ठीक है, एंड विल डिस्कस ऑल द आंसर्स. वर्क्स? दैट इज फाइन. एक एक क्वेश्चन लेंगे यहाँ से एंड उसके आंसर डिस्कस करेंगे. सो यू विल नो दैट ईच एंड एवरी क्वेश्चन इज टेकन आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट, दैट इज द पैराग्राफ. सो ये भी इजी हो जाएगा तुम्हारे लिए. चलो, नंबर 1, व्हाट इज हीट? राइट इट्स एसआई यूनिट. तो हीट क्या है? अब मेरे को जितना पता है, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. ठीक है. हीट कैसे क्रिएट होती है? हीट क्रिएट होती है जब मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं या फिर एक दूसरे के साथ फ्रिक्शन करते हैं. ठीक. They rub against each other. Yes, they rub against each other or maybe they collide with each other. Then this heat energy is created. ठीक है. सो ये मुझे आइडिया है. अब ये इसका इसका एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है, इफ आई रब माई हैंड, आई फील दैट दे आर वार्म. ठीक है. सो देयर द मॉलिक्यूल्स आर एक्चुअली रबिंग अगेंस्ट ईच अदर. ठीक है. व्हाट हैपेंस व्हेन यू पास इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ कंडक्टर? उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दे फ्लो. व्हेन दे फ्लो, दे कोलाइड विद द particles which are not flowing, protons, neutrons, and when they collide, heat is produced. What happens when coal is burnt? How heat is produced when coal is burnt? When coal is burnt, the chemical energy which is stored inside coal is getting converted into heat energy by chemical reactions. ठीक है. सो अच्छा, देन व्हाट हैपेंस व्हेन यू फिल एयर इनसाइड द बाइसिकल टायर? तो वो जो पंप है वो भी हीट अप हो जाता है. व्हाई? बिकॉज द मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर दे कंटिन्यूअसली कोलाइड विथ ईच अदर. सो कोलिजन, रबिंग, और मे बी द कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी आर ऑल द responsible factors for producing heat energy. So basically, heat energy is stored in the molecular level. किसी भी मैटर में जो हीट है ना, वो मॉलिक्यूलर लेवल पे स्टोर होती है. ठीक है. अच्छा, हीट सिर्फ रबिंग या फिर कोलिजन्स या फिर केमिकल एनर्जी से नहीं, लेकिन एब्जॉर्प्शन से भी हीट एनर्जी को स्टोर किया जा सकता है. एब्जॉर्प्शन, सपोज यू कीप अ चेयर outside in the sun. When the chair is inside the room, it is cold. But when it is outside in the sun and you try to sit on it, you will understand what is heat energy. पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा. ऐसा चटका लगेगा
कि पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। And that too if it is a metal chair. then that too it is a metal chair, white color, then तो मतलब 20 on 20, ठीक है। सो क्या हुआ कि हीट एब्जॉर्ब हो गया किसके अंदर, वो चेयर के मटेरियल के अंदर, द हीट गॉट एब्जॉर्ब, राइट। सो हीट एब्जॉर्ब भी हो सकती है, क्रिएट भी हो सकती है, कन्वर्ट भी हो सकती है फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू द अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। सो हीट को अगर डिफाइन करना है ना, थोड़ा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव चाहिए। हीट is the internal energy of molecules constituting the body. It flows from a hot body to a cold body. So heat का सबसे to the core हम लोग अगर जाएंगे तो जो definition मिलेगा हमें, that is it is the internal energy of molecules. Molecules which constitute the body. जिस molecule से ये body बना है उनकी इंटरनल एनर्जी को हम लोग हीट एनर्जी बोलते हैं, और ये हीट एनर्जी हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ फ्लो करता है। ये जो हीट है इसको मेजर कर सकते हैं हम लोग, इट्स अ मेजरेबल क्वांटिटी। इसका यूनिट है जूल, हीट का यूनिट है जूल, इट इज एब्रीविएटेड एज कैपिटल जे, इसका सिंबल है। और इसका जो सीजीएस यूनिट है वो है अर्ग। एसआई यूनिट है जूल, सीजीएस यूनिट है अर्ग। Remember, it is the same as work और energy. हीट का यूनिट वर्क और एनर्जी के यूनिट से सेम है, वैसा ही है। हीट और वर्क और एनर्जी का यूनिट सेम है। रिमेंबर दिस ऑल्सो, 1 जूल इज 10 raised to 7 erg, 1 जूल इज 10 raised to 7 erg। अच्छा, अब क्या होता है कि हीट का यूनिट तो तुम्हें पता चल गया जूल है, लेकिन इसके कुछ वर्किंग यूनिट्स है। वर्किंग यूनिट्स मतलब कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स जिसको हम अलग अलग सिचुएशंस में यूज करते हैं। जैसे अगर मुझे हीट कैलकुलेट करनी है विच इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी मुझे अगर कैलकुलेट करनी है विच इज स्टोर्ड इन अ फूड सब्सटेंस, दैट इज ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ हीट, बट आई कैलकुलेट दैट हीट इन द यूनिट ऑफ कैलोरी। कितनी कैलोरी, हाई कैलोरी फूड्स कितना कैलोरी बर्न किया। You might have heard these statements. So calorie is one more unit in which heat is measured. Calorie और उससे बड़ा यूनिट जो है किलो कैलोरी, 1 किलो कैलोरी 1000 कैलोरी। अच्छा, इनके बीच में भी एक रिलेशनशिप है, ये सब तुम्हें फिल इन द ब्लैंक्स के लिए लर्न करना है। 1 कैलोरी इज 4.2 जूल्स नियरली, 1 calorie is nearly 4.2 joules, and 1 kilocalorie is equal to 4200 joules or 4.2 kilojoules 1 kilocalorie। ठीक है, ये सब यूनिट ऑफ हीट के बारे में तुम्हें पता होना चाहिए। ओके, सो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर था। मैंने काफी डिटेल्ड वे में बताया, जैसे यहाँ पे दिया है चीजें मैंने अपने हिसाब से तुम्हें उसको इंटरेस्टिंग बना के या फिर जो भी इसमें इंपॉर्टेंट था वो सारी चीजें मैंने बताई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2 बॉडीज एट डिफरेंट टेम्परेचर्स। अब ये टेम्परेचर बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, टेम्परेचर बेस्ड क्वेश्चन है, बट हमें इसका आंसर पता होना चाहिए लॉजिक से, लॉजिक से हमें आंसर पता होना चाहिए। 2 bodies at different temperatures are placed in contact. State the direction in which heat will flow. तो heat will flow from a body at higher temperature to a body at lower temperature. So क्या होता है देखो, generally the body at higher temperature has got more heat and the body at lower temperature has got less heat. So heat हमेशा कहाँ से कहाँ flow करती है? हीट बहुत ही सिंपल क्वांटिटी है, इट फॉलोज द लॉज ऑफ नेचर। नेचर का लॉ क्या है पता है? सपोज तुम्हारे पास एक कंटेनर है, इसमें ज्यादा पानी है और एक दूसरा कंटेनर है तुम्हारे पास जिसमें कम है पानी, ठीक है। ये कंटेनर ए है, ये कंटेनर बी है, और ये दोनों को मैंने एक पाइप से कनेक्ट कर दिया। तो कोई मुझे बता सकता है पानी कहां से कहां फ्लो करेगा? From A यस to B. यस, एवरीवन।
everyone from container A to container B. A to B, we know it, right? लॉजिक है, राइट? इसमें हमेशा याद रखना कि जो फ्लो होता है ना, फ्लो, नेचर में फ्लो बहुत तरीके के होते हैं. यू विल फाइंड मेनी काइंड्स ऑफ फ्लो. ठीक है? नॉट ओनली इन फिजिक्स और नॉट ओनली इन साइंस, बट एवरीवेयर इन नेचर, wherever the flow happens, the flow happens from Low more pressure to high to pressure. less और high to low. हमेशा याद रखना फ्लो का डायरेक्शन है ये, चाहे वो वाटर का फ्लो का डायरेक्शन हो या विंड के फ्लो का डायरेक्शन हो या मनी के फ्लो का डायरेक्शन. Sir, how from high to low? Yeah, Low pressure is hotter than higher pressure, right? So it moves हाई from low pressure to high हाई टू pressure. लो का लॉजिकल मीनिंग बताता हूँ. Oh, High, high to low. yeah, high Okay, to that low means more I thought quantity to about the less pressure quantity. one. More quantity to less quantity. And what you are saying I pressure was के saying बारे was में. low pressure to high pressure. No, that is wrong. Low pressure to high pressure कैसे जाएगा? High pressure to low pressure जाएगा ना. Okay. उसमें भी high to low ही true है. अब मैं तुम्हें बताता हूँ उसका रीजन. तुम्हें वो टिन कैन एक्सपेरिमेंट पता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर में जो हमने पढ़ा हुआ है, टिन कैन एक्सपेरिमेंट. देखो मैं बताता हूँ, इट इज ऑल्सो वेरी यूनिक. एक टिन का कैन ले लो, ठीक है? वो टिन के कैन में से जो भी कंटेंट्स है उसको खाली कर दो, निकाल दो. उसमें एक छोटा होल होता है यहाँ पे. टिन का कैन कोक का, स्प्राइट का देखा होगा ना तुमने. अच्छा, उसमें तुम बॉइलिंग वाटर डाल दो, लेकिन बहुत कम. जस्ट पुट बॉइलिंग वाटर इनटू इट. ठीक है? तो क्या होगा? स्टीम निकलेगा. स्टीम क्या करेगा पता है? सारी एयर को बाहर निकाल देगा. अब अंदर एयर नहीं है, अब अंदर सिर्फ स्टीम है. एयर की जगह किसने ले ली? स्टीम ने. है कि नहीं? ओके. अब क्या होगा कि तुम बाहर से जब इसको कूल करोगे बाय पोरिंग कोल्ड वाटर इनटू इट, इसके ऊपर क्या डालना है तुम्हें? कोल्ड वाटर. तुरंत ये स्टीम कंडेंस हो जाएगी. It will shrink. या The tin will shrink. या सो व्हाट इज हैपनिंग, तुरंत ये स्टीम कंडेंस हो गई, अंदर खाली जगह बन गई. मतलब अंदर का प्रेशर ड्रॉप हो गया. प्रेशर ड्रॉप होना मतलब अंदर वैक्यूम क्रिएट हो जाना. तो अंदर पार्शियली इवैक्यूएट हो गई, जगह खाली हो गई, प्रेशर कम हो गया. अब बाहर बहुत सारी एयर है विच इज ट्राइंग टू गेट इन. इट डजंट नो, एयर डजंट नो कि मुझे अंदर से, यहां से अंदर जाना है. एयर तो हर तरफ से अंदर जाने की कोशिश करेगी. तो क्या होगा? एयर हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करने की कोशिश कर रही है, बट वो जा नहीं पा रही है क्योंकि टिन कैन का बाहर का लेयर आ गया. तो वो लेयर पूरा क्या हो जाएगा? स्क्वीज हो जाएगा. तुम्हें दिखेगा. Sir, I've seen this experiment. They fill hot boiling water inside the tin can, then they have a bowl of cold water and they put the tin can inside and it squeezes. It squeezes. So you pour over it cold water, you put it in cold water, it will squeeze. So again, the air tries to flow from higher pressure area to lower pressure area. यहाँ Okay, भी sir. हमारा जो natural law है वो maintained है. The natural law says that everything tries to move from more to less, high to low. Everything. Heat भी वही करता है. Heat इस natural law से बाहर नहीं है. Heat भी वही काम करता है. So heat will flow from a body where it is more to a body where it is less. चेयर को हमने रखा था धूप में, चेयर के पास हीट कम थी, सन से चेयर के पास ज्यादा हीट आ गई. अब चेयर ने हीट एब्जॉर्ब कर ली, फ्लो हुई हीट फ्लो होती है. ठीक है? सो ऑलवेज रिमेंबर व्हेन टू बॉडीज एट डिफरेंट टेम्परेचर्स आर प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट, द हीट विल फ्लो फ्रॉम अ बॉडी एट हायर टेम्परेचर टू अ बॉडी एट लोअर टेम्परेचर, because higher temperature will have more heat, lower temperature will have less heat. Always remember this. ठीक है? अच्छा, ये हीट कब तक फ्लो होगी?
जब तक दोनों के टेम्परेचर सेम नहीं हो जाते। वंस बोथ द बॉडीज आर एट सेम टेम्परेचर, मतलब थर्मल इक्विलिब्रियम जब तक अचीव हो जाता है तब तक ये हीट फ्लो करती रहेगी। दोनों का टेम्परेचर सेम हो गया, नाउ द डायरेक्शन ऑफ फ्लो फॉर हीट विल नलिफाई, मतलब अब हीट फ्लो नहीं करेगी। ठीक है, सो ये भी हो गया सेकंड का आंसर। अब थर्ड क्वेश्चन, नेम द एसआई यूनिट ऑफ हीट, नेम द एसआई यूनिट ऑफ हीट and how it is related to the unit calorie. SI unit of heat is joule and 1 joule is 0.24 calorie. हमने उल्टा पढ़ा था, 1 कैलोरी इज 4.2 जूल, याद है? अभी बताया था मैंने, उसका उल्टा पूछा है, 1 जूल इज 0.24 कैलोरी। इसको प्लीज याद रखना। फिल इन द ब्लैंक्स, एमसीक्यू, ट्रू और फॉल्स, मैच द फॉलोइंग, जो भी ऑब्जेक्टिव आता है उसके लिए। Define temperature and write its SI unit. That is the next question. टेम्परेचर की डेफिनेशन मांग रहे हैं, तो टेम्परेचर क्या है यहां पे दिया है। टेम्परेचर एक ऐसी क्वांटिटी है विच टेल्स द थर्मल स्टेट ऑफ अ बॉडी, मतलब द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। टेम्परेचर क्या बताता है? तुम किसी भी चीज को हाथ लगाने से पहले उसका टेम्परेचर चेक करते हो, स्पेसिफिकली व्हेन यू आर इन सच एन एनवायरनमेंट लाइक अ फैक्ट्री, लाइक किचन, है ना? किचन में भी तो खाना पकने से पहले जो बर्तन होते हैं जो गैस के ऊपर रखे होते हैं, उसको डायरेक्ट हाथ लगाते हो क्या तुम? यू चेक द टेम्परेचर बाय इनडायरेक्ट मेथड, नॉट डायरेक्ट। यू डोंट पुट थर्मोमीटर ओवर इट, बट यू ट्राई टू गेज के ये कितना गर्म है या कितना ठंडा है। यू डोंट टच इट डायरेक्टली। सो टेम्परेचर हमें क्या बताता है? टेम्परेचर टेल्स यू द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। इट डिटरमाइंस द फ्लो ऑफ direction of flow of the heat when two bodies at different temperature are kept in contact. जिसका टेम्परेचर ज्यादा है वहां से हीट फ्लो करेगी, कहां तक? जहां जिस बॉडी का टेम्परेचर कम है वहां तक। ठीक है, सो टेम्परेचर इज द क्वांटिटी विच टेल्स यू द थर्मल स्टेट ऑफ द बॉडी, दैट इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, and it determines the direction of flow of heat when two bodies at different temperatures are placed in contact. This is whole thing, the whole thing is the definition for temperature. Remember it. अब जो यूनिट होता है ना, यूनिट टेम्परेचर का जो हम यूज करते हैं, उसका नाम है केल्विन। केल्विन, KELVIN। हैव यू हर्ड अबाउट केल्विन अर्लियर? सुना ही होगा इसके बारे में। केल्विन, केल्विन का सिंबल है कैपिटल K, नेम्ड आफ्टर अ साइंटिस्ट। ये एसआई यूनिट है। एसआई यूनिट मतलब स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट, अप्रूव्ड बाय ऑल द इंटरनेशनल अथॉरिटीज। और इसका एक दूसरा यूनिट भी है टेम्परेचर का, जो हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, दैट इज डिग्री सेल्सियस। यू हर्ड अबाउट दैट। And there is one more unit, which is also a common unit, which is used in some of the countries. In USA, the temperature is USA, Canada. The temperature is generally measured in degree Fahrenheit. In UK and all the countries which were once under the British rule, they have adopted degree Celsius for measurement of temperature. But the other countries have taken or they have considered degree Fahrenheit for the measurement of temperature as the common unit. ठीक है, इसको आपस में कन्वर्ट करना भी बहुत इजी है। अगर मुझे केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो मैं सिर्फ 273 उसमें ऐड कर दूंगा। केल्विन टू डिग्री सेल्सियस ऐड 273, मैंने लिखा भी होगा। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, तुम भी लिख सकते हो। केल्विन टू डिग्री सेल्सियस ऐड 273, डिग्री सेल्सियस टू केल्विन सब्ट्रैक्ट 273। ये तुम केमिस्ट्री में भी पढ़ने वाले हो, एक चैप्टर है गैस लॉज नाम का, उसमें भी पढ़ोगे तुम। ठीक है, केल्विन और डिग्री सेल्सियस का रिलेशनशिप।
और भी रिलेशनशिप्स है हमारे पास, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस की भी रिलेशनशिप है, बट मैंने पहले ही बताया कि न्यूमेरिकल्स इसके ऊपर से पूछे जाने का चांस कम है। फिर भी जनरल नॉलेज के लिए तुम फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस का रिलेशनशिप लर्न कर सकते हो। उन लोग का आपस में जो फॉर्मूला है दैट इज C/5 इज इक्वल टू F-32 द होल अपॉन 9। तो तुम्हें सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में करना है, फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड में, ये फॉर्मूला का यूज करोगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक है, ऑल्दो वी आर नॉट मच कंसर्न्ड विद द कन्वर्जन राइट नाउ, बट फॉर जनरल नॉलेज वी शुड हैव दिस आइडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Why does a piece of ice when touched with hand appears to be cool? एक पीस ऑफ आइस को हाथ से टच करेंगे तो ठंडा क्यों लगता है? वो ठंडा इसलिए लगता है क्योंकि हमारे हाथ की हीट आइस में चली जाती है, so we are losing heat, so we feel cold. If you lose heat you feel cold, if you gain heat you feel hot. Simple natural law है। ठीक है, distinguish between heat and temperature. डिस्टिंग्विश मतलब इसके डिफरेंस निकालो। डिफरेंस क्या है? कितने पॉइंट दिए हुए हैं? 6 पॉइंट दिए हुए गाइस, 6 पॉइंट है। तुम्हें अगर डिफरेंस पूछते भी है 2 मार्क के लिए तो तुम्हें 4 पॉइंट लिखने चाहिए। 6 में से 4 आराम से याद रख सकते हो। पहला पॉइंट डेफिनेशन, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी ऑब्टेन ड्यू टू रैंडम मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अ सब्सटेंस। और एक नई डेफिनेशन डाली है वो लोग ने, which is very much valid. Temperature is the quantity which determines the direction of flow of heat on keeping two bodies at different temperatures in contact. The SI unit of heat is joule, SI unit of temperature is Kelvin. Amount of heat contained in a body depends on mass, temperature and material of the body, but amount of temperature of a body depends on the average kinetic energy of the molecules due to their random motion. This is a very important as well as a difficult point. So it depends whether you want to include this point or not. It's up to you. Heat is measured by the principle of calorimetry. हाँ, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हीट मेजर कैसे होती है? हाउ इज हीट मेजर्ड? व्हाट इज द मेथड ऑफ मेजरिंग हीट? जैसे टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हमारे पास एक डिवाइस होता है थर्मोमीटर, हीट के लिए एक अलग डिवाइस है जिसको बोलते हैं कैलोरी मीटर। कैलोरी मीटर। ठीक है, सो हीट मेजर होती है बाय द डिवाइस कैलोरी मीटर। जस्ट अ मोमेंट। ठीक है, हीट इज मेजर्ड बाय द डिवाइस कॉल्ड कैलोरी मीटर। इसके बारे में तुम क्लास 10th में पढ़ोगे डिटेल में। टेम्परेचर इज मेजर्ड बाय थर्मोमीटर। Two bodies having same quantity of heat may differ in their temperature or may not. मतलब अगर दो बॉडीज है उनके पास अलग अलग हीट है, हीट की क्वांटिटी अलग अलग है, उनका टेम्परेचर सेम हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। लेकिन अगर दो बॉडीज का टेम्परेचर अलग अलग है, नहीं सॉरी, दो बॉडीज का टेम्परेचर सेम है तो उनमें हीट सेम हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, अलग अलग हीट भी हो सकती है, सेम हीट भी हो सकती है। नाउ दिस इज वेरी इट इज अ टॉपिक ऑफ डिबेट कि इसको कैसे, ऐसा कैसे हो सकता है। तो यू शुड, फॉर दिस यू शुड अंडरस्टैंड द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ये जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी नाम का टॉपिक है ये भी तुम क्लास 10th में पढ़ोगे। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी समझोगे तो ही ये पॉइंट तुम्हें समझ में आएगा। लेकिन इस चैप्टर में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का कोई डायरेक्ट रिलेशन या फिर एप्लीकेशन नहीं है, इसलिए आई एम नॉट गोइंग टू वेस्ट योर टाइम स्पीकिंग अबाउट हाउ टू बॉडीज at the same temperature may have different quantities of heat in them, or how two bodies having same quantity of heat may have different temperatures. That is completely out of bounds for now. So fifth point तुम skip कर सकते हो, third point भी skip कर सकते हो when you write the differences. Sixth point क्या है? When two bodies are placed in contact, the total amount of heat is equal to the sum of heat of the individual bodies. मतलब अगर दो bodies है, एक में
100 जूल्स हीट है, दूसरे में 200 जूल्स हीट है, दोनों को अगर तुम कांटेक्ट में लेके आते हो तो अमाउंट ऑफ हीट हो जाएगी टोटल द सम ऑफ टू हीट्स, दैट इज 100 प्लस 200 300 जूल्स। लेकिन अगर दो बॉडी अगर अलग अलग टेम्परेचर पे है, एक का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है और दूसरे का 40 डिग्री सेल्सियस है, इफ यू कीप देम इन कॉन्टैक्ट टोटल टेम्परेचर ऐड नहीं होगा, इट विल नॉट बिकम 60 डिग्री सेल्सियस, इट विल बी समवेयर बिटवीन 20 एंड 40, मतलब द टोटल टेम्परेचर विल बिकम द एवरेज और रिजल्टेंट बिटवीन द टू इंडिविजुअल टेम्परेचर्स। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है याद रखने जैसा। मतलब ये डिफरेंसेस में you are going to memorize the first point which is the definition, the second point which is very easy, the SI unit, the fourth point which is how these quantities are measured, and the sixth point where what happens when two bodies having different heat and different temperature are placed in contact, what happens to the heat and temperature। ठीक है, सो 1 2 4 एंड 6 ये 4 पॉइंट को प्लीज लर्न कर लेना, क्योंकि ये एप्लीकेबल पॉइंट है, समझ भी सकते हैं इजीली, प्लस इसको याद भी कर सकते हैं। ओके, और एक चीज मैं तुम्हें बताता हूं, एब्सोल्यूट जीरो, दिस इज अ न्यू थिंग फॉर यू, प्लीज रिमेंबर, एब्सोल्यूट जीरो is the lowest attainable temperature for any body। एब्सोल्यूट जीरो क्या होता है? एब्सोल्यूट जीरो is 0 Kelvin। 0 Kelvin, 0 Kelvin is the lowest attainable temperature and its value in degree Celsius is how much? minus 273 degree Celsius। 0 केल्विन की वैल्यू कितनी होती है? माइनस 273 डिग्री सेल्सियस। किसी भी बॉडी का, किसी भी मैटर का टेम्परेचर इससे कम नहीं हो सकता। दिस इज द लोएस्ट अटेनेबल टेम्परेचर। इस टेम्परेचर पे मॉलिक्यूलर मोशन सीज हो जाता है, रुक जाता है, मॉलिक्यूल्स भी मूवमेंट नहीं करते इस टेम्परेचर पे। सो दिस इज द एब्सोल्यूट जीरो, 0 केल्विन माइनस 273 डिग्री सेल्सियस, लोएस्ट अटेनेबल टेम्परेचर। प्लीज रिमेंबर दिस। तो मैं तुम्हें इतना इजी करके दे रहा हूं कि ये याद रखो, ये याद रखो। तुम्हारे लिए रिवीजन इजी होना चाहिए। तुम्हारे लिए रिवीजन ऐसा नहीं कि पूरा चैप्टर फिर से पढ़ना है। जब तुम रिवाइज कर रहे हो, व्हेन यू हैव द टेक्स्ट बुक विथ यू, यू शुड नो कि सर ने क्या क्या बोला था, क्या इंपॉर्टेंट है और क्या तुम मिस कर सकते हो। इफ यू डोंट पे अटेंशन और तुम पूरा फिर से पढ़ते जाओगे, रिवीजन टेस्ट के लिए तुम्हें पूरा दिन लगेगा पढ़ने के लिए। ऐसा करना ही नहीं है अपने को। हम इतने अच्छे से अगर एक चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो रिवीजन टेस्ट के लिए जब तुम प्रिपेयर करते हो तो तुम्हें हार्डली एक चैप्टर के लिए 40 मिनट्स लगना चाहिए। 40 मिनट्स में यू शुड बी थ्रू, नहीं तो पहले कुछ नहीं पढ़ा। तो तुम्हारी जो प्रोडक्टिविटी है ना, उसको बढ़ाओ, तुम्हारी एफिशिएंसी को बढ़ाओ। तुम एफिशिएंसी नहीं बढ़ेगी ना, तो कल तुम 11th में जाओगे, 12th में जाओगे, बड़े बड़े चैप्टर होगे, बड़ा सिलेबस होगा, तो क्या तुम एक एक एकेडमिक ईयर 2-2 साल के लिए करोगे? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। मुझे ज्यादा काम कम टाइम में करना है, या जितना टाइम दिया है उसमें करना है, तो मुझे मेरी एफिशिएंसी बढ़ानी पड़ेगी ना कि मैं एजुकेशन सिस्टम चेंज करने बैठूंगा। अब एजुकेशन सिस्टम तो जो है वो है, उसको तो चेंज नहीं कर सकते। तो हम अपनी एफिशिएंसी बढ़ाए ना। मैं ये बोल रहा हूं तुम्हें, इसलिए अभी जो बोल रहा हूं ना कि ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट, तो उसी पे फोकस करो। पूरा मत पढ़ने बैठो, वापस तुम्हारी टाइम तुम्हारा ही वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, इसलिए मैं क्वेश्चन आंसर डिस्कशन कर रहा हूं, ताकि तुम्हें पहले ही पता चले हाँ इसका आंसर तो ये है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय थर्मल एक्सपांशन ऑफ अ सब्सटेंस? थर्मल एक्सपांशन का मतलब क्या होता है? सो थर्मल एक्सपांशन ये एक बहुत ही जनरल प्रॉपर्टी है किसी भी सब्सटेंस की। कोई भी सब्सटेंस को तुम हीट करते हो तो क्या होता है? What happens when you heat a substance? सपोज एक बॉडी है जिसके अंदर सारे मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। जब तुम इस बॉडी को हीट करते हो तो क्या होता है? These molecules they start vibrating. Molecules will start vibrating in their own positions. ये सब मूवमेंट करने लगेंगे, इसलिए मैंने ऐसे एरोस दिखाए।
अपनी जगह पे ये वाइब्रेट करेंगे। जब ये वाइब्रेट करेंगे तो क्या होगा, ये आजू बाजू के मॉलिक्यूल्स को पुश करेंगे दूर। दे विल ट्राई टू ऑक्यूपाई मोर एंड मोर स्पेस। तो सबसे पहले क्या होगा पता है, द सब्सटेंस विल चेंज इट्स साइज, द वॉल्यूम। मतलब इसमें एक एक्सपांशन होगा। ये एक्सपांशन तीन टाइप का होता है। लीनियर इन केस ऑफ वायर्स, अगर सॉलिड वायर है तो उसमें लीनियर एक्सपांशन होगा, उसकी लेंथ बढ़ेगी। एक वायर को हीट करोगे तो उसकी लेंथ बढ़ेगी। ये एक्सपांशन हो सकता है सुपरफिशियल। सुपरफिशियल मतलब अगर एक प्लेन लैमिना, प्लेन सरफेस को हीट करोगे तो उसका एरिया बढ़ेगा, उसका एरिया इंक्रीज होगा। ये तुमने देखा भी होगा बहुत जगह पे, चीजें एक्सपांड हो जाती है हीट करने पे। ठीक है, अगर तुम एक सॉलिड ऑब्जेक्ट को, जिसके पास तीन डायमेंशन है, लेंथ ब्रेथ और हाइट, उसको हीट करोगे तो क्या बढ़ेगा पता है, थ्रू आउट उसका वॉल्यूम बढ़ेगा। इट्स वॉल्यूम विल इंक्रीज। इसको बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन। तो एक्सपांशन तीन टाइप के होते हैं, लीनियर, सुपरफिशियल एंड वॉल्यूमेट्रिक। ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि थर्मल एक्सपांशन क्या होता है। थर्मल एक्सपांशन मतलब व्हेन अ बॉडी एक्सपांड्स ऑन गिविंग इट हीट। मॉलिक्यूलर लेवल पे क्या होता है, मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करने लगते हैं एंड दे पुश ईच अदर अवे फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, एंड दे द बॉडी इवेंचुअली एक्सपांड्स। Sir, यस, this happens only in good conductors of heat, right? नो, इट हैपेंस एवरीवेयर, ऑल द बॉडीज। Actually, this cannot be related to the wooden doors of any house, because in summers, if you see, there is no expansion in the wooden doors, but in rainy seasons there is a expansion in the doors and the doors get stuck sometimes. But I have seen the expansion in wooden doors in summers in my home. Summers. Yeah, they expand and then becomes difficult to close. Not everything expands by the same degree. So every body Okay, has a sir. different degree of expansion. But immaterial of whether it is metal or non-metal, every solid undergoes uh, some sort of expansion. Every material, whether it is solid, liquid or gas, every material shows some level or some degree of thermal expansion, no matter what material it is made up of. But every body undergoes thermal expansion because everything Okay. is made up of molecules. Na? Molecules will vibrate and they will cause the expansion in the body. So expansion of a substance on heating is called thermal expansion. लीनियर, सुपरफिशियल एंड क्यूबिकल, मैंने वॉल्यूमेट्रिक बोला था तो मैं यहाँ पे शॉर्ट में बता दिया है। लीनियर एक्सपांशन विच इज इंक्रीज इन द लेंथ, सुपरफिशियल एक्सपांशन इंक्रीज इन द एरिया एंड इंक्रीज इन वॉल्यूम इज क्यूबिकल एक्सपांशन। लिक्विड्स और गैसेस में सिर्फ क्यूबिकल और वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन ही होता है, क्योंकि उनके पास लेंथ और एरिया नहीं होता लिक्विड और गैसेस के पास। बट you should also remember that gases सबसे ज्यादा एक्सपांड करते हैं और उससे कम लिक्विड और सबसे कम सॉलिड एक्सपांड करता है। गैसेस के लिए एक्सपांड करना बहुत कम बात है, बहुत छोटी बात। ठीक है, अच्छा, एक्सपांशन की जब बात आती है तो यू कैनॉट इग्नोर वाटर। वाटर के पास एक बहुत ही यूनिक प्रॉपर्टी है जिसको हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। You remember Anomalous this? expansion. Yes, anomalous expansion of water. Can anyone explain what is anomalous expansion of water? Can anyone Sir, it explain? Yeah. means that when water is cooled or it is given, it is taken out here, when the heat is taken out from water, it expands on cooling, and when it is heated, Okay, it but wait. contrasts at 4 degrees Yeah, Celsius. exactly. Must mention the range of Must mention, temperatures yes. where water shows anomalous behavior.
because water is just like any other substance at a regular temperature. But as soon as the range of 4 to 0 degrees Celsius is reached, water behaves completely in an opposite manner. It expands on cooling and contracts on heating. Generally, things expands on heating and contracts on cooling. Water too does that. But below 4 degrees Celsius, if you cool water up to 0 degrees Celsius, it will expand. If it expands, its volume increases. If its volume increases and mass remains the same, its density decreases. And as soon as 0 degrees Celsius reaches, it gets converted into ice with a density which is less than the density of water at 4 degrees Celsius. तो क्या होता है, ये आइस फ्लोट करने लगता है पानी पे. जनरली आइस सॉलिड है तो उसकी डेंसिटी ज्यादा होनी चाहिए पानी से, लेकिन ये एनामलस एक्सपांशन की वजह से आइस फ्लोट करता है पानी के ऊपर. क्योंकि जब वो आइस बना है तो कैसे बना है, बाय एक्सपांडिंग, बाय डिक्रीजिंग द वॉल्यूम, by increasing the volume and decreasing the density, it has become ice. That's why it floats on water. ठीक है. So always remember, if you cool water from 4 degree to 0 degree, it will expand, its volume will increase and its density will decrease and it will float on water. But if you heat water from 0 degree Celsius to 4 degree Celsius, what will happen? If you heat water, what will happen? It will contract. If you heat water, it will contract. From 0 to 4 degree Celsius, its density will increase. ठीक है, it will contract on heating. So this is anomalous expansion of water. और यहाँ पे दो ग्राफ दिए हैं which explains the variation in volume of water with the range of temperature from 0 to 10 degrees Celsius. It's a very simple graph where you can see the volume from 0 to 4 degrees Celsius goes on, like on heating, volume goes on decreasing. It reaches the minimum value of 1 gram per centimeter cube, sorry, 1 centimeter cube, and after beyond 4 degrees Celsius, if you continue heating it, its volume increases. It expands just like a routine regular substance. So that U shape of this graph shows the anomalous behavior. Again, the inverted U shape in the case of the graph between density and temperature shows that if you heat water, its density increases. It should decrease, but density increases up to 1 gram per centimeter cube. And as soon as the 4 degrees Celsius mark hits, the density goes on decreasing on further heating, just like a normal regular substance. ठीक है. So this graph tells a lot of things about anomalous expansion of water. There is one more experiment, Hope's experiment, which demonstrates the anomalous expansion of water. ये जो होप का जो डिवाइस है, जो अरेंजमेंट है, ये एक साइंटिस्ट टीसी होप ने डिवाइस किया था 1805 में. ठीक है. सो इसको होप्स अपैरेटस बोलते हैं एंड इट डेमोन्स्ट्रेट्स द anomalous expansion of water. और ये जो apparatus है इसमें एक tall metallic cylinder होता है. I would want to show you guys the actual picture or of the actual device, Hope's apparatus. Let me find it. Yeah. So this looks much more promising. Do you see the three-dimensional shape of Hope's apparatus?
ठीक है। इसमें एक लॉन्ग टॉल सिलेंडर होता है बीच में, और सेंटर में होता है ये टॉल सिलेंडर, जो थिन सिलेंडर है। और ये टॉल सिलेंडर के अराउंड, टॉल सिलेंडर के हाइट के सेंटर में एक वेसल होता है। इसके टॉप में और बॉटम में दो ओपनिंग होते हैं, जहाँ पे दो थर्मोमीटर हम लोग इंसर्ट करते हैं, एज यू सी इन द फिगर एज वेल एज इन द एक्चुअल पिक्चर। सेंट्रल पार्ट में एक सिलिंड्रिकल ट्रॉ होता है। ट्रॉ इज अ कंटेनर जिसमें फ्रीजिंग मिक्सचर होता है आइस और सॉल्ट का, जिसका टेम्परेचर डेफिनेटली सब जीरो होगा, जीरो से भी कम। ठीक है। सिलेंडर में प्योर वाटर डालते हैं मिडल वाले पतले सिलेंडर में, और ये वाटर का टेम्परेचर हम दोनों थर्मोमीटर से ऑब्जर्व करते रहते हैं एट रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो जैसे ही हम लोग सिलेंडर में पानी डाल देंगे, बीच वाले सिलेंडर में, जैसे यहाँ पे डाला हुआ है। यस यस यस, यू कैन आस्क हिम टू सिट हियर। So as soon as we put water into into the central cylinder, पतले वाले सिलेंडर में, दोनों थर्मोमीटर T1 और T2 रूम टेम्परेचर दिखाएंगे, मतलब 20 डिग्री सेल्सियस और वॉट एवर इट इज द रूम टेम्परेचर। ठीक है। फिर धीरे धीरे ये टेम्परेचर ड्रॉप होना शुरू होगा, लेकिन कैसे, इसको समझना बहुत जरूरी है। फर्स्ट टेम्परेचर रिकॉर्डेड बाय द लोअर थर्मोमीटर स्टार्ट्स डिक्रीजिंग। जो लोअर थर्मोमीटर है ना, उसका टेम्परेचर पहले गिरेगा। कोई बता सकता है क्यों? क्यों लोअर थर्मोमीटर का टेम्परेचर गिरेगा पहले? Because when it cools down, it settles down, its Yeah, weight you are right. increases, the You are weight of the right. water increases. You are right. You are right. So initially the temperature of water was 20 degree Celsius. Everybody agrees with me? रूम टेम्परेचर। अच्छा, अब क्योंकि वो फ्रीजिंग मिक्सचर है ना बीच में, तो उसकी वजह से क्या होगा कि वाटर का टेम्परेचर कम होगा। वाटर विल नॉट बिहेव एनामलसली फ्रॉम द स्टार्ट। when the temperature starts dropping from 20 degrees Celsius, it will start contracting. If it starts contracting, its volume will decrease. If its volume decreases, its density will decrease. And if its density decreases, all the water will sink down. जो भी डेंस वाटर है जिसका टेम्परेचर कम हो रहा है, वो तो नीचे जाएगा ना सबसे पहले। तो नीचे जाके किसके कांटेक्ट में आएगा? थर्मोमीटर T2, जो लोअर थर्मोमीटर है। लोअर थर्मोमीटर में सबसे पहले ये जो टेम्परेचर का ड्रॉप है वो रिकॉर्ड होना शुरू होगा। एज मोर एंड मोर टेम्परेचर ड्रॉप्स, मोर एंड मोर वाटर सिंक्स डाउन। व्हाट विल हैपन? If more and more temperature drops, more and more water will sink down. The temperature of the lower thermometer will fall more. So पहला जो फॉल है वो लोअर थर्मोमीटर में ही दिखेगा। लेकिन कब तक होगा ये? जब तक पूरे वाटर का टेम्परेचर कितना नहीं हो जाता? 4 डिग्री सेल्सियस। 4 degree. So all the water will become steady at 4 degree Celsius. The temperature of full water will become steady at 4 degree Celsius. अच्छा, अब ऊपर के थर्मोमीटर की बात करते हैं। ऊपर का थर्मोमीटर को अभी तक पता ही नहीं चल रहा क्या हो रहा है। ऊपर के थर्मोमीटर को कोई आइडिया ही नहीं है क्या हो रहा है। क्यों? क्योंकि मिडल वाले पार्ट का जो फ्रीजिंग मिक्सचर है, उसके ऊपर तो वाटर जा ही नहीं पा रहा है, वो तो कॉन्ट्रैक्ट होके इट इज सिंकिंग डाउन। सो सारा जो वाटर जिसका टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है वो सिंक होके नीचे वाले थर्मोमीटर को अफेक्ट कर रहा है, उसका टेम्परेचर नीचे गिरा रहा है। ऊपर वाले थर्मोमीटर को पता ही नहीं क्या हो रहा है। अब ऊपर वाला थर्मोमीटर बच गया। अब क्या होगा? नाउ the upper thermometer will be targeted. While the temperature recorded by the lower thermometer remains constant at 4 degrees Celsius, the upper thermometer T1 shows a continuous fall in temperature up to 0 degrees Celsius, and then it also becomes steady. मतलब क्या होगा? अब तुम्हें दिख रहा है ये जो पार्ट है, I'm just going to highlight this part. Do you see this part of the cylinder, the middle part? ये मिडल पार्ट Yes, sir. और उसके नीचे वाला जितना भी पार्ट है, ये जितना भी पार्ट है ना, ये पूरा जो वाटर है, इट हैज बिकम हाउ मच? 4 डिग्री सेल्सियस।
but will it stop cooling further? No, it will continue No, cooling. because water cools on heating. Contrasts on Yeah, heating. but it will continue cooling, right? Because of Yes. the freezing mixture, it will continue cooling. Now when the temperature will become 3 degree Celsius, 4 to 3, तब क्या होगा? It will expand. Where will it go? Where will it 3 degree Celsius water go? Upwards. It will go up. It will expand, its volume will increase, its density will decrease, and it will go up. It will go up and it will directly come in contact with T1. T1 का टेम्परेचर अभी 20 था, अब डायरेक्टली उसके साथ कांटेक्ट में कौन सा वाटर आ गया जिसका टेम्परेचर 3 डिग्री है, सब 4, मतलब 4 से कम. तो अब T1 का टेम्परेचर धीरे 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 ड्रॉप होने लगेगा बिकॉज इट इज कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद द कोल्ड वाटर. बट एक बात याद रखो, ये टेम्परेचर का ड्रॉप होना रुकेगा नहीं. नीचे वाला जो टेम्परेचर है ना, वो 4 डिग्री सेल्सियस पे रुक जाएगा, लेकिन ये जो मिडल पार्ट का वाटर है, इट्स टेम्परेचर विल बिकम 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, 0 डिग्री. 0 डिग्री पे ये सारा वाटर ऊपर इकट्ठा हो जाएगा और ऊपर वाले थर्मोमीटर का जो टेम्परेचर है इट विल बिकम 0 डिग्री, नीचे वाले का 4 डिग्री. अब तुम्हें धीरे धीरे क्या दिखेगा पता है? इसकी सरफेस पे यू विल सी आइस. आइस जम जाएगा. क्यों? क्योंकि टेम्परेचर कंटिन्यूस ड्रॉपिंग, वाटर फ्रीजेस एट 0 डिग्री सेल्सियस. एक बार आइस ऊपर जम गया, नीचे का जो टेम्परेचर है वो 0 कंटिन्यू रहेगा और नीचे जाओगे तो 4 डिग्री हो जाएगा. दिस इज हाउ एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स सर्वाइव इन कोल्ड रीजन्स. सेम चीज हो रही है वहां भी. जिस पानी का टेम्परेचर ड्रॉप हुआ वो ऊपर आ गया, ऊपर आके फ्रीज हो गया, आइस का लेयर बना दिया. आइस इज बैड कंडक्टर ऑफ हीट. वो और जो टेम्परेचर है अंदर का वो चेंज नहीं होने देगा, नहीं होने देगा. अच्छा, यहां पे सिंस वी आर गिविंग हीट एट द सेंटर, मोर आइस विल बी फॉर्म्ड एट द अपर पार्ट, बट लोअर पार्ट आइस विल नॉट बी फॉर्म. ऊपर आइस रहेगा, नीचे आइस नहीं रहेगा. है ना? अमेजिंग है ना ये? बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट है. सो इसका एक्सप्लेनेशन जैसे मैंने दिया यहाँ भी वो लोग ने लिखा है. यू कैन गो थ्रू इट इफ यू आर मोर क्यूरियस अबाउट इट. इसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस भी है. कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एनामलस एक्सपांशन ऑफ वाटर ये है कि एक्वेटिक लाइफ को हम लोग प्रिजर्व कर सकते हैं ड्यूरिंग वेरी कोल्ड वेदर because they are always at 4 डिग्री सेल्सियस, so they don't die, they don't freeze to death. ठीक है. और दूसरा है कि एक एनामली है इसका, एनामलस एक्सपांशन ऑफ वाटर का, कि वाटर पाइपलाइन बर्स्ट हो जाती है और क्रॉप्स मर जाते हैं कोल्ड रीजन्स में. व्हाई? बिकॉज वाटर पाइपलाइंस के अंदर जो वाटर है वो फ्रीज होने लगता है और इसका कोई लिमिट नहीं है ना, वो तो फ्रीज होके आइस बन जाएगा, आइस एक्सपांड होगा, वाटर पाइपलाइन बर्स्ट हो जाएगी. सेम चीज होती है जाइलम और फ्लोएम में. यू नो व्हाट आर जाइलम एंड फ्लोएम? प्लांट्स के जो कैपिलरीज होते हैं ना, Transporters. यस, ट्रांसपोर्टिंग Agents. pipelines. Pipelines. Yeah, through that water will flow to take all the nutrients and all the food materials or whatever you call. And when the temperature drops, this water becomes ice. It freezes and it expands and the capillaries burst. When the capillaries burst, the plant dies. So the crops get destructed due to this very cold weather. So what happens is they are always in cold countries. The crops are always kept in standing water. Standing water क्या करता है? वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा है, तो उसको फ्रीज होने के लिए बहुत टाइम लगता है, तो इसलिए प्लांट्स डिस्ट्रॉय नहीं होता है. So this you are going to study in the next class. Sir, why don't we prefer Kelvin instead of centigrades? What did you Why say? don't we prefer Kelvin instead of centigrade? Because I'm not sure why one unit was chosen over another. See, every unit has got their two things associated with them. One is scientific perfection.
The scientific perfection in calculation is achieved by Kelvin. That's why it is accepted as a standard international unit. But the other thing is convenience of saying some number, some temperature. Like अभी मेरे को बहुत easy है ये बोलना 20 डिग्री सेल्सियस 25 डिग्री सेल्सियस. It fits with my idea of temperature. But if I convert it into Kelvin, then I have to add 273 to it. Then the number will become bigger and it will not be convenient. So जो convenience set हो गई है ना लोगों के माइंड में, उसके साथ चेंजेस लाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है. एंड दैट्स वाई उसको बोलते हैं हम लोग प्रैक्टिकल यूनिट, जो प्रैक्टिकल चीजों में काम आता है. साइंटिफिक कैलकुलेशन में वी कैनॉट ब्रिंग प्रैक्टिकलिटी. इट हैज टू बी डन इन अ वे, Yes, sir. सर्टन वे. सो वो वे को हम लोग चेंज नहीं कर सकते. ठीक है. सो मैंने जितने भी यहाँ पे क्वेश्चंस लिखे हैं वो सबके बारे में सबसे ज्यादा ही डिस्कस किया है. फिर भी कुछ अगर ऐसा है तो आप लोग उसके बारे में सोच सकते हो. एज आई टोल्ड, कोई भी न्यूमेरिकल नहीं है, सब थियरी है. एक बार गो थ्रू करना है इसके थ्रू. ठीक है. मैं सेकेंड पार्ट पे आगे बढ़ रहा हूँ. इकोसिस्टम, एनर्जी फ्लो एंड इट्स इंपॉर्टेंस इसका नाम है. इकोसिस्टम में एनर्जी फ्लो कैसे होता है इसके बारे में ये पार्ट है. ठीक है. इकोसिस्टम किसको बोलते हैं पहले तो ये समझ लो. एक एक सिस्टम होती है, एक एनवायरनमेंट होता है जिसमें बायोटिक एज वेल एज एबायोटिक कंपोनेंट्स के साथ या एक दो बायोटिक और एक बायोटिक कंपोनेंट्स एक साथ एग्जिस्ट करते हैं विथ इंटरडिपेंडेंस ऑन ईच अदर. बायोटिक कंपोनेंट्स एबायोटिक कंपोनेंट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं और एबायोटिक कंपोनेंट्स बायोटिक कंपोनेंट पे डिपेंड करते हैं. जैसे हमें सर्वाइवल के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है और ऑक्सीजन के प्रोडक्शन के लिए प्लांट्स की जरूरत है. रेन ट्रीज से आता है, ट्रीज को सरवाइव करने के लिए रेन चाहिए. दोनों एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है. तो बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट जहां पे एक इंटरडिपेंडेंस शो करते हैं और एक साथ एग्जिस्ट करते हैं, उन दोनों का साथ में एग्जिस्ट करना एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है. ऐसे सिस्टम को हम लोग इकोसिस्टम बोलते हैं. धानी क्या बात है, एकदम ध्यान से सुन रही है आज, या कुछ और नेटफ्लिक्स पे कोई सीरीज तो नहीं देख रही? Yes, sir. तो एकदम तू तू एकदम आज फोकस से देख रही है और मुझे इतना अच्छा लगा ये देख के कि तेरा इतना ध्यान है सुनने के लिए. देखो समझ में आ रहा है सब कुछ? Yes, sir. ओके, ठीक है. अब देखो, ये जो बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स है ना, ये दोनों एक मेजर सोर्स ऑफ या सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ एनर्जी पे डिपेंडेंट है. क्योंकि वो सोर्स नहीं होता तो ये बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स नहीं एग्जिस्ट कर सकते. एंड दैट सोर्स ऑफ एनर्जी इज सन. मतलब सन एक मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी है जहां से एनर्जी ये बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट वाले सिस्टम मतलब इकोसिस्टम के अंदर ये एनर्जी रिसाइकल होती रहती है. वापस ये पूरी की पूरी एनर्जी, मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि ये हमारे इकोसिस्टम में ही एक फॉर्म या दूसरे फॉर्म में रहती है. बट इसका जो साइकिल है ये घूमते रहना बहुत जरूरी है. द इफ द साइकिल स्टॉप्स or if the cycle is disturbed, then the energy distribution or the balance will be disturbed. If the energy distribution or the balance disturbs, then nothing will happen to the sun. sun का कुछ नहीं बिगड़ेगा इसमें. कौन सी चीज इसमें डिस्टर्ब होगी? दैट इज द बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स, दैट इज द इकोसिस्टम. ठीक है. सो इकोसिस्टम को हमें डिस्टर्ब नहीं करना है. इसलिए जो एनर्जी साइकिल है जो सन से शुरू होता है और फिर एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट्स के थ्रू चलता है, उसको हमें कंजर्व करना है, उसको हमें मेंटेन करना है. ठीक है. सो उसके लिए पहले हमें समझना पड़ेगा कि फूड चेन क्या होता है. फूड चेन सबने सुना है. मैं इसको स्टोरी जैसे बोल रहा हूं. आई एम नॉट मेकिंग इट टेक्निकल फॉर यू. अगर मैं इसको टेक्निकल बनाऊंगा तो ये बोरिंग हो जाएगा. अगर मैं स्टोरी बनाऊंगा तो तुम्हें याद रहेगा, प्लस उसको उसकी टेक्निकलिटीज तुम समझ सकते हो. तो फूड चेन सबको पता है. फूड चेन में Yes, sir.
producers are eaten by primary consumers, are eaten by secondary consumers, are eaten by tertiary consumers, which are you can say Tagged. which are part of a food system, food chain. ठीक है, प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर. हाँ, सबके ऊपर हमने मैन को रखा है, या फिर किसी एक ऐसे कंपोनेंट को रखा है, ये टर्शियरी कंज्यूमर को भी वो कंज्यूम कर सकता है. ठीक है, बट ऐसी बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड और सिंपल फूड चेन हमारे इकोसिस्टम में एग्जिस्ट करती है. और क्यों ये सारी फूड चेन का होना जरूरी है? वाई ऑल दीज फूड चेन्स आर नेसेसरी? बिकॉज ये फूड चेन के थ्रू ही एनर्जी साइकिल कर सकती है. एनर्जी का साइकिल जितना अच्छा या जितना कॉम्प्लेक्स होगा ये फूड चेन के थ्रू, उतना बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स के बीच में बैलेंस बना रहे. सो एनर्जी फ्लो को हमें मेंटेन रखना है, इसलिए फूड चेन को हमें कंजर्व करना है. हमें ना बचपन में ऐसे स्टोरी बोलते थे कि एक जंगल था और वो जंगल का राजा था शेर. ठीक है, और ये शेर ने एक हिरन को मार दिया. तो हमें बहुत बुरा फील होता था, मुझे तो होता था कि यार बेचारा हिरन मर गया. मतलब मैं डिस्कवरी चैनल में भी देख लूं कि अरे इसका तो इसको शिकार हो गया, इसका हिरन का, उसको मार रहे हैं सारे शेर और पूरा उसको फाड़ दिया है. इट्स वेरी ग्राफिक and very sad, like to witness or to notice that, but that is so important. Without that, what will happen? Just imagine you are taking out one consumer out of the energy chain. What will happen? The whole balance will go disbalance, food chain will be broken. तो ये नहीं होना चाहिए. अगर ये होगा तो एनर्जी साइकिल कैसे चलेगा? एनर्जी साइकिल नहीं चलेगा तो एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट्स के बीच में बैलेंस कैसे बनेगा? सो इसीलिए टाइगर्स को, इंडियन फॉरेस्ट में टाइगर्स को कंजर्व करने के लिए, उनके नंबर्स को इंक्रीज करने के लिए बहुत सारे यू कैन से मूवमेंट्स चलते हैं. टाइगर्स की नंबर्स अभी बढ़ चुके हैं काफी, बहुत सारे कंजर्वेटिव मूवमेंट्स के वजह से. बट बिकॉज दैट इज इंपॉर्टेंट, तो तुम्हें बुरा नहीं लगना चाहिए. टाइगर नेचुरल चीज कर रहा है, वो अपना खाना खा रहा है, उसका खाना डियर है. डियर जब घास खाता है तुम्हें बुरा नहीं लगता है घास के लिए, तो फिर टाइगर डियर को खाता है तो व्हाई यू फील बैड? तो दैट मेंटालिटी हैज टू बी seen with a perspective of science, with a perspective of ecosystem. जब तुम वैसे देखोगे तो तुम्हें ये सारी चीज सही लगेगी. एक एनिमल का मरना जरूरी है दूसरे के जिंदा रहने के लिए. ठीक है, बट ह्यूमंस ने इसमें आके इंटरफियरेंस कर दिया. क्योंकि ह्यूमन क्या करते हैं? वो अपने शौक के लिए शिकार करते हैं, वो अपने पेट के लिए, अपने टंग के लिए, पेट के लिए नहीं, पेट के लिए तो फिर भी ठीक है, वो अपने टंग के लिए नॉनवेज खाते हैं. टंग के लिए नहीं खाना है, भूख के लिए खाना है. ठीक है, टंग के लिए खाते हैं, तब जाके मैकडी और केएफसी और ये ना वो सब आ गए. क्यों? क्योंकि वो अभी जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड बेच रहे हैं तुम्हें, वो तुम्हारे टेस्ट बर्ड्स को टारगेट कर रहे हैं. जहां जबकि टारगेट किसको करना है? अपने को, अपनी भूख को टारगेट करना है, सर्वाइवल को. सर्वाइवल गया साइड में, अब फूड जेनेटिकली मॉडिफाई हो रहे हैं, उससे ग्रीन हाउस, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट ज्यादा बढ़ रही है. रियरिंग एनिमल्स, दैट इज ऑन द फार्म्स जहां पे एनिमल्स को रियर किया जाता है, beef, I'm sorry, cows or pork, that is your ships or your pigs. ये सब बहुत बड़े क्वांटिटी में जहाँ पे रहते हैं, जिस फार्म्स में, ये सब यूरोप में और यूएस में ज्यादा होता है, वहां पे ये देखा गया है कि उनके वजह से जो ग्रीन हाउस गैसेस है वो ज्यादा प्रोड्यूस होती है. उनको, उनके मीट को प्रोसेस करने में भी ये प्रोसेस, ग्रीन हाउस गैसेस का जो प्रोडक्शन है वो ज्यादा होता है. सो इकोसिस्टम में ये एक डिसबैलेंस ही एक तरीके का. जो टाइगर करता है या लायन करता है, दैट इज फॉर हिज सर्वाइवल. जो हम करते हैं, दैट इज फॉर आवर ग्रीड. इसको समझना बहुत जरूरी है. मैं नॉनवेज के खिलाफ नहीं हूं, ठीक है, मैं नॉनवेज के खिलाफ बिल्कुल नहीं हूं. मैं आई एम अगेंस्ट अनसाइंटिफिक कंजम्पशन.
and disbalance of ecosystem. Everything is fair until and unless your ecosystem is conserved. ठीक है, सो ये इस स्टोरी का पूरा ये जो पार्ट बी है ना, थोड़ा सा अजीब है, एनर्जी फ्लो एंड इट्स इंपॉर्टेंस, बट अगर ये सारी बातें मैंने नहीं बताई तुम्हें, यू विल नेवर अंडरस्टैंड। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे सीधा कैलोरीज की बात करूंगा तो तुम बोर हो जाओगे। अब मैं कैलोरीज की बात करूंगा तो तुम्हें समझ में आएगा कि क्या हो रहा है, क्या होता है। जनरली जितनी टोटल हीट हम एब्जॉर्ब करते हैं सन से, हम मतलब प्रोड्यूसर्स, ठीक है, उतनी ही हीट पूरे प्रोसेस में आगे बढ़ती है लेयर बाय लेयर। तो प्रोड्यूसर सर्टेन हीट एब्जॉर्ब करते हैं, सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी जो उन्होंने एब्जॉर्ब की है उसमें से वो खुद के सर्वाइवल के लिए यूज करते हैं, और जब वो मर जाते हैं या जब उनको कंज्यूम किया जाता है तो जो बची हुई एनर्जी है वो प्राइमरी कंज्यूमर ले लेता है। प्राइमरी कंज्यूमर जो एनर्जी लेता है, अच्छा, प्राइमरी कंज्यूमर जो एनर्जी लेता है उससे उसके अलावा एक डीके एनर्जी होती है। जब वो ऑर्गेनिज्म डीकम्पोज हो जाता है, जब वो प्लांट डीकम्पोज हो जाता है तो उतनी एनर्जी डीके हो जाती है। अब जो बची हुई एनर्जी है प्राइमरी कंज्यूमर के पास चली गई। प्राइमरी कंज्यूमर खुद के यूज के लिए, रेस्पिरेशन के लिए, डाइजेशन के लिए, सर्वाइवल के लिए एनर्जी यूज करेगा। कुछ एनर्जी उसके मरने पे डीके हो जाएगी और जो बची हुई एनर्जी है वो सेकेंडरी कंज्यूमर कंज्यूम कर लेगा, एंड दिस साइकिल विल गो ऑन। और इससे ये समझ में आता है कि जो टर्शरी कंज्यूमर है, जो कार्निवोर है, वो बड़े बड़े एनिमल क्यों खाता है। क्यों खाता है बड़े बड़े एनिमल? क्योंकि उसको उतनी एनर्जी कंजम्पशन को अगर उसको फुलफिल करना है अपनी बॉडी के लिए, he has to have a lot of quantity of meat. That meat will fulfill that energy supply which his body requires. इसलिए जितने बड़े बड़े कार्निवोर्स है वो बड़े बड़े एनिमल्स को खाते हैं, और वो सिर्फ एक बार नहीं खाते, उसको बहुत दिनों के लिए खाते हैं, एंड देन दे डोंट ईट एनीथिंग फॉर मंथ्स। एक मंथ के लिए फिर वो भूखे नहीं रहते, फिर वो 1 मंथ के बाद फिर वो खाना खाते हैं। उनका अलग सिस्टम है पूरा, because of the energy requirements. They work with nature. They don't have this kind of human kind of eating habits कि अभी मैंने ब्रेकफास्ट किया, 3 घंटे बाद मैं लंच करूंगा, फिर 2 घंटे बाद स्नैक्स, फिर 3 घंटे बाद डिनर। ऐसा नहीं होता उनका, उनका अलग हिसाब रहता है। बिकॉज दे ईट फॉर एनर्जी, वी ईट फॉर टेस्ट। तो हमारा और उनका बहुत अलग हिसाब है, ठीक है। यहां पे जो तुम्हें एनर्जी फ्लो दिखाया है ना, दैट इज विथ रिस्पेक्ट टू एन एनिमल। प्रोड्यूसर मतलब प्लांट से लेके टर्शरी कार्निवोर तक, वी आर नॉट कार्निवोर्स, वी डोंट हैव कैनाइंस, यू नो ना कैनाइंस, ये जो 2 टीथ होते हैं, इफ दे आर डेवलप्ड दैट मीन्स यू आर कार्निवोर। लायन, टाइगर, इवन योर डॉग इज अ कार्निवोर, cat is a carnivore, household, but they are carnivores, they can eat meat. We are not made to eat that kind of meat, so we don't eat raw meat, हम लोग उसको पका के खाते हैं, ठीक है। ह्यूमंस उनको पका के खाते हैं, रॉ मीट नहीं खाते। वो वही रीजन है, उसके पीछे का बेसिक रीजन वो है। सो एनर्जी फ्लो के बारे में हम ये बोल सकते हैं कि जो टोटल एनर्जी जो प्रोड्यूसर्स ने कंज्यूम की थी वो पूरी की पूरी वापस सिस्टम में चली जाती है थ्रू layers of consumption by primary, secondary and tertiary consumers, and their survival as well as their decay. Total amount of energy remains the same. No energy is created or destroyed in the process of energy flow in any ecosystem. ठीक है। और ये जो एनर्जी फ्लो है वो लीनियर है, ये एक ही डायरेक्शन में चलता है, एनर्जी कभी वापस नहीं जाती। ऐसा नहीं हो सकता कि एक एनिमल प्लांट खाएगा और फिर बोलेगा अरे सॉरी सॉरी मैंने तेरा एनर्जी ले लिया, ये ले वापस तेरे को देता हूं। नहीं कर सकता, पॉसिबल ही नहीं है, एक ही डायरेक्शन में वो फ्लो होगा, ठीक है। सो दैट इज ऑल्सो वन थिंग टू बी रिमेंबर्ड ओवर हियर। सो इसका जो जेस्ट है वो ये है कि एनर्जी फ्लो को किसी भी इकोसिस्टम में हम फूड चेन के हेल्प से समझ सकते हैं। एनर्जी फ्लो लीनियर होता है और टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी सेम रहती है। तो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स
हम लोग thermodynamics मतलब the law of conservation of energy in the form of heat can be understood easily in the energy flow system in an ecosystem. ठीक है, the flow of energy is in the process of entrance, transformation and diffusion in ecosystem is governed by the law of thermodynamics. According to the first law of thermodynamics, the energy can be transformed from one form to the other, but it can neither be created nor be destroyed. When certain amount of one form of energy is destroyed, then the same amount of another form of energy is created. According to the second law of thermodynamics, when energy is put to work, a part of it is always converted into unuseful form as heat, mainly due to friction and radiation. In all such cases, the total sum of useful and unuseful energy remains constant. ठीक है, so just like a machine, the ecosystem in the ecosystem also the energy transfer is not 100% efficient. Portion of it is transferred energy always goes to some unuseful form in accordance with the second law of thermodynamics. Second law of thermodynamics बोलता है कि when energy is put to work, part of it is converted into useful form and part of it is converted into unuseful form due to friction and radiation. ठीक है, so मतलब ecosystem में laws of thermodynamics applicable है. Laws of thermodynamics means the laws which governs the flow of heat energy. Again exercise 6 भी पूरा theoretical है, कोई भी इसमें न्यूमेरिकल या कुछ नहीं है, बहुत ही बेसिक है. तो तुम अपने हिसाब से इसमें से क्वेश्चन आंसर लिख सकते हो. आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू एनीथिंग फ्रॉम माय एंड बिकॉज आई फील थियरी है, तुम अपने हिसाब से प्रिपेयर करो. न्यूमेरिकल होते तो मैं डेफिनेटली तुम्हें देता, कॉन्सेप्ट होता तो डेफिनेटली देता, लेकिन ये प्योर थियरी. ठीक है, सो देर इज नो पॉइंट ऑफ राइटिंग दिस थियरी इन जस्ट इन द फ्लो ऑफ यू कैन से फॉर्मेलिटी. अब ये लास्ट पार्ट है. अब मेरे पास एक टास्क है तुम्हारे लिए. एनर्जी सोर्सेस, इसके पास इसका जो वीडियो है मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है पूरा डिटेल में, और ये तुम्हें देखना पड़ेगा एंड इसको समझना पड़ेगा. बहुत इजी है, इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, टेक नोट्स वेर एवर रिक्वायर्ड, एंड इसके ऊपर फिर हम लोग क्वेश्चन एंड आंसर्स डिस्कस कर सकते हैं. ये और लास्ट पार्ट जो ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग वाला पार्ट है, इसका वीडियो है कि नहीं मुझे नहीं पता है, बट वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस ऑल्सो. कल ये दोनों पार्ट हमें खत्म करना. ठीक है, विल इट बी डन? We cannot spend more time Okay, with sir. this. There are more important topics remaining, so we have to be done. ठीक है? Sir, Yes. sir, is there any homework from part 6A? No, I'm not giving anything. Okay, sir. So what I'm trying to tell you is that you can revise as I told you later on. But for today, the homework which I'm giving is the video lecture of this part. This and the last, whichever is available, I will put it in your group. You can watch it, be ready for tomorrow, and we'll finish it tomorrow. Okay, sir. अगर ये कल खत्म हो जाता है और टाइम बचता है तो हम केमिस्ट्री करेंगे, नहीं तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे. फेयर? Okay, sir. Okay, so I'm going to see you tomorrow.